तो मैंने फ़ोन किया अपने सेक्रेटरी डीएई को, उस समय डॉक्टर अनिल काकोडकर सेक्रेटरी थे। वो मॉस्को में एक मीटिंग के लिए वहाँ गए हुए थे उस समय भारत के डेलीगेशन में, तो वहाँ पर उनको बोला। तो उस मीटिंग में उस समय एनएसए और प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो मैंने तो अपने काकोडकर साहब को बताया था, उन्होंने एनएसए को बताया, एनएसए ने प्राइम मिनिस्टर को बताया। हुआ ऐसा कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंची, ये इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच गई। तो डिटेल में गए तो पता चला कि देखो, भारत में ग्लोबल जितना कोयला है उसका 6% भारत में है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन 17% है। और जिस तरीके से कोयले की खपत अगले सालों में बढ़ेगी, तो कोयला, ये कहना कि कोयला हमारे पास हमेशा ही मिलता रहेगा, वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिपोर्ट हमने लिखी, और मज़े की बात यह है कि इस रिपोर्ट को एक कलपक्कम में फंक्शन था, उसमें प्राइम मिनिस्टर, जो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने रिपोर्ट को रिलीज़ किया। व्हाट इज़ नोन एज द नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो एक मसौदा तैयार किया गया, और उसका जब फाइनल डिस्कशन होनी थी वो दिसंबर 2003 में वाशिंगटन में हुई। उस समय मैं भी इस ग्रुप में था। तो वह मसौदा तैयार किया गया, और फिर 14 मिड जनवरी 2004 में उसको रिलीज़ किया गया। तो इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिलीज़ किया, और यूएस प्रेसिडेंट है वाशिंगटन में, मतलब सिमल्टेनियसली दोनों जगह से रिलीज़ किया गया। ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि भारत ने ग्रिड की तरफ पिछले कुछ वर्षों में बहुत ध्यान दिया है। हमारे पास ऑल इंडिया ग्रिड है, पूरे देश के सबसे पहले 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद 5 रीजन्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया है। तो इस समय स्थिति यह है कि हमारे पास ऑल इंडिया ग्रिड है। ग्रिड भारत के हर कोने में पहुंच चुकी है। तो सब तरह के जो न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, इनको इंटीग्रेट करना एक चैलेंज है, लेकिन हम उस चैलेंज को समझ लिया है। उस समझते हुए ग्रिड को कैसे हमें बढ़ाना चाहिए, उस पर काम हो रहा है। काफ़ी काम हो चुका और आगे भी काम हो रहा है। कभी यूएसए से बात हो रही है, वहाँ जा रहा हूँ, कभी फ्रांस के साथ डायलॉग करने जा रहा हूँ, कभी रशिया के साथ डायलॉग करने जा रहा हूँ, कभी आईएए के साथ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें होते हुए तो लोगों ने एक प्यार से कह लीजिए या किसी वजह से कह लीजिए न्यूक्लियर डिप्लोमेट का टाइटल दिया गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के बारे में ज़रूर सुना होगा, और ये भी देखा होगा कि दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के बारे में कुछ चर्चाएं तो ज़रूर की थी। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसी न्यूक्लियर एनर्जी को अगर कोई भी देश अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे तो उससे वो देश किस प्रकार के प्रगति पथ पे जा सकता है? जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर रवि ग्रोवर जी। वो भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रिंसिपल एडवाइज़र रह चुके हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो मेंबर रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च फॉर न्यूक्लियर साइंसेस के। उसके अलावा वो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के फाउंडर और वाइस चांसलर रह चुके हैं 11 सालों के लिए। और इन सब से अलावा, इन सब से भी ज़रूरी, वो ITR काउंसिल में जो भारत का डेलीगेशन गया था उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं इंसेप्शन से लेके मार्च 2025 तक। और उनकी इन्हीं सारी उपलब्धियों के लिए उनको 2011 में ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, और 2014 साल में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। जानने के लिए देखिए हमारा पूरा पॉडकास्ट, और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ये पॉडकास्ट हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और आप आज इस पॉडकास्ट का भाग 1 देखने वाले हैं। आपके कमेंट्स हमें आप ज़रूर बताइए, जिससे हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे, और आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक, धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचारों को सबके लिए व्यक्त करने का एक अवसर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये जो एक्टिविटी है, जो आप कई लंबे समय से कर रहे हैं, ये आगे चलती रहेगी और इसके माध्यम से आप सब तक नॉलेज, ज्ञान को पहुंचाते रहेंगे और बहुत से लोगों को इस बात का फ़ायदा होगा। धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए खास तौर पे धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मुझे आपसे यही पूछना है कि आप हमें ये बताइए कि आप आज एक ऐसे स्थान पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक प्रेरणादायी स्थान होता है। बट सबसे पहले मैं आपके बचपन से आगे बढ़ना चाहूँगा कि आप जब बड़े हो रहे थे तब ऐसे आपके आसपास क्या माहौल था जिसने आपको प्रेरित किया इस विषय में आगे बढ़ने के लिए? ये देखिए, मेरा जन्म फ़िरोज़पुर में हुआ। और फ़िरोज़पुर पंजाब में, और मेरे जन्म के कुछ महीने के पश्चात ही मेरे जो पिताजी थे उन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट में जॉब लिया। वो पंजाब से हिमाचल में आए। तो हिमाचल में सबसे पहली पोस्टिंग उनकी जोगिंद्रनगर में थी, जहाँ पर वो गवर्नमेंट हाई स्कूल के वाइस हेडमास्टर बने। तो जोगिंद्रनगर में ही मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और पिताजी की वजह से घर का जो माहौल था उसमें बचपन से ही एक ये था कि पढ़ाई को, एकेडमिक्स को प्रोत्साहन दिया जाता था। और आज जब मैं पुरानी बातों को याद करता हूँ तो ऐसे कई किस्से याद में आते हैं जिससे मुझे लगता है किस तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाइयों को, मेरी बहन को पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहन हमेशा दिया। एक अवसर जो मुझे हमेशा याद रहता है कि जब पहली क्लास का परीक्षा के बाद रिज़ल्ट आया और मैं घर वापस आया, तो शायद उस समय मैं बहुत खुश था। और उस समय की जो बच्चों की जैसे आवाज़ होती है, हर एक कुछ शब्द बोलना ठीक से, कुछ शब्द तोतला के बोलना, उस अवसर को मेरे माताजी हमेशा याद किया करते थे। और ये कहते थे कि देखो कि बचपन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड आया की वजह से बदले मैंने स्टैंडर्ड आया बोला होगा, तो उनको याद था, तो हमेशा वो याद किया करती थी। तो ये एक तरीका था प्रोत्साहन करने का कि पढ़ाई की क्या एक कीमत है। और यही इस तरह के किस्से आगे भी होते रहे, जिसकी वजह से पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ ही था। और बस इसी तरह से बचपन में भाइयों के साथ, बहन के साथ खेलते हुए, विवाद करते हुए बड़े हुए। और सब लोग जो है पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, इसी की तरफ ध्यान था। उस जोगिंद्रनगर के बाद पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा। कई जगह जाते जाते बाद में अर्की आए। अर्की के बाद फिर वापस हम फ़िरोज़पुर आ गए, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल में जगह जगह पे कॉलेजेस नहीं थे, तो इसलिए वापस अपने क्या कहना चाहिए एंसेस्ट्रल होम फ़िरोज़पुर में आके रह गए। और वहाँ से फिर इंजीनियरिंग में चले गए। ये मेरे लिए भी बहुत एक ख़ास क्षण है, क्योंकि मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी वायुसेना में थे और मेरा भी जन्म पंजाब में ही हुआ है, आदमपुर में, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बेस है, उसी के पास मेरा भी जन्म हुआ है। सो आई कैन रिलेट टू यू, जो आपने बताया। आदमपुर फ़िरोज़पुर से बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि आपके माता पिता ने काफ़ी कम आयु में ही आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित किया था। उसी तरह से हमको ये जानना है कि बचपन में कोई ऐसे फिगर थे, कोई ऐसे व्यक्ति थे या व्यक्तिमत्व थे आपके आसपास या नेशनल लेवल पे, जिनको देख के आपको ऐसा लगा कि नहीं,
मुझे इंजीनियर बनना है? देखिए, वो समय ऐसा था कि जब हाई स्कूल में पहुँचे उसी समय हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल चेंज हो रहा था। उस समय एक मिडिल क्लास परिवार के लिए दो ही ऑप्शन नज़र आते थे सबको, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो बस उसी के ज़रिए चलते हुए मैंने इंजीनियर बनने का सोचा, और वो इसलिए कि जिस स्कूल में मैंने हायर सेकेंडरी किया उसमें बायोलॉजी का प्रोविज़न ही नहीं था। ओके। तो वो एक जो थी, दोनों में से किस विषय को चुनना है, वो चुनाव जो है स्कूल की वजह से हो गया। तो उसके बाद हम ये डिसाइड किया कि ठीक है, इंजीनियर बनना है। सबसे पहले मेरे बड़े भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, उसके पीछे मैं गया, फिर मेरे पीछे छोटा भाई गया। तीनों जो है हम ये कहना चाहिए कि एक परिवार का जो है व्यवसाय बन गया। तीनों भाइयों ने एक ही कॉलेज से एक ही ब्रांच में इंजीनियरिंग कर ली। ओके। और आपने जब इंजीनियरिंग का अपना पूरा पढ़ाई ख़त्म किया, उसके बाद इंजीनियर से एक परमाणु विज्ञान इस विषय में आपने पदार्पण किया। ये जो पदार्पण था, इसमें शुरुआती दिन कैसे थे आपके? सबसे पहले तो ये था कि जब 1970 में मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, और उस समय देश में माहौल ऐसा था कि इंजीनियर्स के लिए व्यवसाय नहीं मिल रहे थे, जॉब्स नहीं मिल रहे थे, बहुत ही कमी थी। तो मेरा, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो विचार ये था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद एमटेक करूँगा, पीएचडी करूँगा, और किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में रिसर्च और टीचिंग के जॉब पे ज्वाइन करूँगा। लेकिन इस बात को देखते हुए कि लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने दोनों तरफ कोशिश की। जॉब के लिए भी अप्लाई किया और कॉलेज के लिए भी अप्लाई किया। एक तरफ मुझे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला एमटेक करने के लिए, और साथ में ही बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल से भी इंटरव्यू कॉल आया। और जब मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ आया तो मैंने इंटरव्यू दिया, और वहाँ आसपास कुछ सीनियर लोग मिले, उनसे बातचीत की। उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये मालूम चला कि बीआरसी में काम करते हुए भी आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और ये जो जॉब है ये भी रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है। तो अभी ये लगा कि ये जो जॉब है, ये मेरा जो मन की इच्छा थी कि मैं रिसर्च और टीचिंग की तरफ जाऊं, और ये जॉब भी, दोनों आपस में एक दूसरे में मिल गए। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो मैं यहीं आ जाऊँगा। और जैसे उसके बाद मैं घर वापस गया, कुछ ही दिनों में बीआरसी से चिट्ठी आ गई कि आप आ जाइए ट्रेनिंग के लिए। तो ये मेरे लिए एक, इसको अगर कहें कि एक दोनों चीज़ों का, मेरी जो इच्छा थी और जॉब, दोनों का एक ही मिलाप होना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। इसे आप यूरेका मोमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये एक, उसके बाद यहाँ आया तो यहाँ आगे कैरियर अच्छा चलता गया। तो जो आपने कहा कि आपको उस स्कूल में पता चला आने के बाद, बीएआरसी प्रशिक्षण विद्यालय में आने के बाद पता चला, तो क्या वहाँ पे कोई आपको मेंटोर मिले थे जिन्होंने आपको ये ज्ञान दिया था? यस, उस समय क्या था कि इंटरनेट तो था नहीं कि आप वेबसाइट पे जाके सब कुछ देख लीजिए। तो यहाँ आने के बाद कॉरिडोर्स में घूमते हुए कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जो थे वो मिले, उनसे मैंने बात की। मुझे अभी उनका ये नाम भी नहीं मालूम, ना मैंने उस समय पूछा था किसी से नाम, और शायद पूछा भी होगा तो मुझे अभी याद नहीं है। उन्होंने बताया, सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो उस समय इन्फॉर्मेशन दी, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही अपना डिसाइड करने के लिए कि मुझे आगे किस तरफ जाना है। और यहाँ उसके बाद मैं यहाँ आ गया और देखा जो भी उन्होंने कहा था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो 1 साल की ट्रेनिंग थी वो एक एमटेक का जो कोर्स वर्क होता है उसके बराबर थी। ओह वाह। सो इट, मतलब ये एक, दोनों चीज़ें आपस में मिल गई, जॉब भी है और ये आगे पढ़ाई भी है। ये सबसे एक बड़ा अच्छा रहा।
तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जॉब मिलना एक बहुत ही, मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसा जॉब मिला, और उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस बात को बताया इंटरव्यू देने के टाइम जब आया उसी समय ही। तो आप जब आपका विद्यालय से प्रशिक्षण पूरा हुआ उसके बाद आप एक R&D इंजीनियर के स्वरूप में काम कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि शुरुआती जो दिन थे BARC के, वो कैसे थे, वातावरण कैसा था और आप वहाँ पे कैसे ढल रहे थे? जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, विद्यालय में था, तो वहाँ पर एक विषय के टीचर थे मिस्टर SR शास्त्री। मैं उनसे बहुत प्रभावित था, तो सोचा कि मैं इसी विषय पे आगे काम करूँगा। उसी के हिसाब से ट्रेनिंग स्कूल में एक प्रथा है कि जो अपने बैच में टॉप करता है उसको चॉइस दी जाती है कि वो कोई भी डिवीज़न, कोई भी काम चुन सकता है। तो उस समय उस बैच में 1970 के बैच में मैंने टॉप किया था सब ब्रांचेज में। 1971 में ट्रेनिंग जब पूरी हुई और टॉप किया था, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और मज़े की बात ये थी कि जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है BRC में, बहुत ही लोडेड होती है। कॉन्टैक्ट आवर्स जिससे कहते हैं कि क्लासरूम आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। और हर शनिवार को एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम होते थे, मैंने कभी टोटल करने की कोशिश नहीं की मेरा एग्ज़ाम कब जा रहा है। सब जुलाई 71 में कुछ छुट्टियां थी, मैं घर दिल्ली वापस चला गया। जैसे मैं दिल्ली से वापस आया तो हॉस्टल में आ रहा था, तो दोस्तों ने बताया कि यार भी आप तो फर्स्ट आए हैं इस बार। तब मुझे आभास हुआ कि मैं अभी फर्स्ट आया हूँ। तब तक मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट आया हूँ। वाह। और सबसे मज़े की बात ये थी कि उसके 5 या 6 साल के बाद ग्रेजुएशन फंक्शन किसी अगले बैच का था ट्रेनिंग स्कूल का, उसमें अनाउंस किया गया कि 1971 में मैंने एक रिकॉर्ड सेटअप किया था मार्क्स का, वो उसके 5 या 6 साल के बाद किसी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ के आगे बढ़ा। तो ये सब उस समय की उपलब्धियाँ थी। उसके बाद मैंने सोचा कि थर्मल हाइड्रोलिक्स पे ही काम करूँगा। तो मैंने उसको सब्जेक्ट को चुना और चुन के रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीज़न में काम करना शुरू किया। और वहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही अच्छे मेंटर मिले। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, उस समय जो मुझे टीचर सबसे अच्छे लगते थे, वो एक उनका नाम था YVSR शास्त्री। और ट्रेनिंग स्कूल में जो टीचर के से मैं प्रभावित हुआ वो था SR शास्त्री। दोनों ही शास्त्री थे। खैर उसके बाद मैंने रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीज़न में ज्वाइन किया, SR शास्त्री के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन वो कुछ ही महीनों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए आगे PhD करने के लिए। खैर मैं लेकिन उसी सब्जेक्ट में काम आगे करता रहा। बाकी और जो मेंटर्स थे वहाँ पर, उनके हिसाब से आगे चलता गया। आपका आरंभिक करियर परमाणु रिएक्टर, थर्मल हाइड्रोलिक्स और सुरक्षा अध्ययनों पर केंद्रित था। क्या आप सामान्य दर्शकों के लिए परमाणु रिएक्टर के सुरक्षित और कुशल संचालनों को सुनिश्चित करने में थर्मल हाइड्रोलिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट जनरेट होती है फिशन रिएक्शन से। वो हीट मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कर कहें तो ताप प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो तापमान है फ्यूल का, जो ईंधन का, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाए। इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। आप सबके घर में चपाती बनाने के लिए तवा होता है। तवे को आप आग के ऊपर रख दीजिए, वो गर्म हो जाएगा। उसके ऊपर पानी फेंकिए तो पानी उछलेगा जी। पानी उसको उस कांटेक्ट में नहीं रहेगा, पानी उछलता है। करेक्ट। इसी तरह से आप किसी लोहार को देखें जो लोहे को गर्म करके पीटते हैं, उस गर्म लोहे के ऊपर भी अगर पानी फेंका जाए तो पानी उसको छूता भी नहीं है, पानी उछलता है। जी। थोड़ा एक अलग तरीके से इसी उदाहरण देता हूँ। आप अगर चाय बनाने के लिए बर्तन में पानी गर्म करें तो पहले छोटे छोटे बुलबुले आते हैं।
और धीरे धीरे वो आपस में मिल जाते हैं, बड़े बड़े बुलबुले बन जाते हैं, फिर एक कॉलम की तरह ऊपर आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। पहले जब तक बुलबुले नहीं बनते हैं वो सिंगल फेज़ हीट ट्रांसफ़र है, उसके बाद बुलबुले जब बनने लग जाती हैं 2 फेज़ हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि जो टेम्परेचर है सरफेस का, और इस केस में फ्यूल सरफेस का, इतना ज़्यादा नहीं जाए। अगर ज़्यादा चला गया तो पानी का बूंद उसके ऊपर टिक नहीं पाएगा, वो उछल आएगा, तो वो जो है क्रिया अनसेफ हो सकती है। तो इस तरह की पूरा इस एक्सपेरिमेंट्स करना, इस तरह की पूरी कैलकुलेशन करना, ये सारा काम जो है ये करना बहुत ज़रूरी होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, और मैंने उसी से काम शुरू किया। ताप प्रबंधन जो है ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, हीट मैनेजमेंट। अभी आजकल हीट मैनेजमेंट लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए बात करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने कॉम्पैक्ट रिएक्टर के लिए प्राथमिक प्रणालियों और गतिशील विश्लेषण की प्रक्रिया डिज़ाइन के लिए एक टीम का नेतृत्व भी किया था। एक कॉम्पैक्ट रिएक्टर के लिए डिज़ाइन दर्शन कैसे भिन्न था और आपकी टीम ने कौन से विशिष्ट नवाचार किए थे, प्लीज़ ये बताइए। चैलेंजेस यही हैं कि एक जो ज्योमेट्री फ्यूल की होती है वो सिंपल नहीं होती है, उसमें किस तरीके से पानी उसमें बह रहा है रिएक्टर में, किस तरीके से हीट पैदा हो रही है, उन सब को मॉडल करके उसकी कैलकुलेशन करना, कंप्यूटर प्रोग्राम बना के कंप्यूटेशंस करना, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो उसके लिए कंप्यूटर उस समय जो था, जब ये काम इस तरह के कर रहा था तो 70s की बात है, हमारे देश में पावरफुल कहीं भी कंप्यूटर नहीं थे। देश में क्या, कहीं भी कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे। आजकल तो कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा पावर है, उस समय नहीं था। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, उसको चलाना, उसको वैलिडेट करना, वो सारे काम काफ़ी समय लगता था। और लेकिन ये था कि आसपास के माहौल ऐसा था बीआरसी में उन दिनों में, इस तरह के सब चैलेंजेस एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ते रहते। जो मुझे एक और आपके रिसर्च में पता चला वो ये है कि आप जब काम कर रहे थे बीआरसी में, उस दरमियान आप एक प्रोसेस डिज़ाइन टीम के मेंबर थे जो कि एक प्राइमरी सिस्टम और एक डायनामिक एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे थे, करेक्ट? ओके, तो उसमें जो बेसिक फ़िलॉसफी होता है उसमें फ़र्क क्या होता है इन दोनों के, क्योंकि वो स्पेसिफिक इनोवेशन का भाग होता है, राइट? उस समय मैं एक रिएक्टर पे डिज़ाइन कर रहा था, एक कॉम्पैक्ट रिएक्टर में के लिए। तो पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू से लेके कि किस तरीके से जो हीट, जो ऊर्जा पैदा हो रही है फ्यूल में, उसको हम हीट को पानी में लेके आएँ, पानी गर्म होगा, उसको स्टीम जनरेटर में लेके जाएं, तो स्टीम पैदा होगी, उस स्टीम से टरबाइन चलेगी। इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना, उसका स्टडी स्टेट एनालिसिस करना, डायनेमिक एनालिसिस करना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के कंट्रोल एल्गोरिथम बनाने पड़ेंगे, वो सोचे जाते हैं। तो इस टीम वर्क ऐसा था, एक तरफ थे वो लोग जो कि हीट ट्रांसफ़र पे, फ्लूइड फ्लो पे काम कर रहे थे, दूसरा ग्रुप जो इंस्ट्रूमेंटेशन पे, कंट्रोल पे काम कर रहा था। दोनों ग्रुप्स की लैंग्वेज अलग अलग होती है, ताकि दोनों ग्रुप एक दूसरे की भाषा को समझ पाएँ, उसके लिए टीम वर्क करना ज़रूरी था। हम लोग सब इकट्ठे बैठ के आपस में डिस्कस करते थे, आपस में हम अपने रिज़ल्ट उन्हें बताते थे, फिर डिस्कस करते थे उसको कैसे कंट्रोल एल्गोरिथम में चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी था। तो वो सब हमने उन दिनों में किया। ये काम मिड 1990s में सारा किया गया और करके फिर आगे बढ़ते गए। तो यूरेनियम और थोरियम, ये दो ईंधन एक प्रकार से माने जाते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो इन दोनों में ऐसी क्या खासियत होती है कि इन दोनों को इतनी खास वैल्यू मिलती है?
मैं यूरेनियम और थोरियम में जाने से पहले एक बात और बता दूं। जो पहले जितना थर्मल हाइड्रोलिक्स का हम काम कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा था कि एक तरफ तो मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था जो बीआरसी में मेरे मेंटर्स थे उनकी तरफ से। एक और साथ में मैंने काम किया था उन दिनों में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उनका एक पीएचडी प्रोग्राम है। वाओ। एंड जिसको वो लोग एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो रिएक्टर्स पे काम करते हुए मेरे जो यहाँ पर बीआरसी में मेन मेंटर थे, एक मेहता साहब थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि आप वो भी साथ साथ कर लीजिए तो अच्छा है। तो मैंने वहाँ भी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो एक तरफ मैं बीआरसी का काम सारा करता था, दूसरी तरफ वो भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो उससे ये था कि मेहनत तो खूब करनी पड़ी सुबह से लेकर रात तक, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि एक तरफ मेरे मेंटर्स यहाँ पर थे, एक मेरे मेंटर वहाँ पर थे। उन सब से मुझे प्रोत्साहन मिलता गया, मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से मैं आगे चलता गया। तो ये साथ साथ जो है दोनों काम हुए। अभी मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि थोरियम और यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम एक फिसाइल पदार्थ है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हर एलिमेंट की तरह होते हैं। जब एक न्यूट्रॉन से हम यूरेनियम को बम्बार्ड करते हैं तो ये कई फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है, फिशन फ्रैगमेंट्स प्लस न्यूट्रॉन्स में। यूरेनियम जो है इसके दो आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। दोनों यूरेनियम 235 बहुत ही कम मात्रा में होता है नेचुरल यूरेनियम में, और यूरेनियम 235 जो है सिर्फ वही फिशन फ्रैगमेंट्स में बढ़ता है। इसको हम फिसाइल मटेरियल कहते हैं। यूरेनियम 238 एक फर्टाइल मटेरियल है। जब एक न्यूट्रॉन उसको बम्बार्ड करता है तो न्यूट्रॉन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है उससे वो प्लूटोनियम 239 बन जाता है। प्लूटोनियम 239 एक फिसाइल मटेरियल है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि कुछ मटेरियल फर्टाइल मटेरियल हैं और कुछ फिसाइल मटेरियल हैं। यूरेनियम 235 एक फिसाइल मटेरियल है जिसमें फिशन हो सकता है, जिससे न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। जो यूरेनियम 238 है वो एक फर्टाइल मटेरियल है। वो एज सच जैसा कि हमें प्रकृति में मिलता है वो उससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। पहले हमें उसे एक रिएक्टर में डाल के फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में बदलना होगा, उसके बाद ही उसको ऊर्जा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जो थोरियम है वो भी यूरेनियम 238 की तरह एक फर्टाइल मटेरियल है। उसको हम डायरेक्टली ऊर्जा के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, पहले उसको एक रिएक्टर में डाल के इरेडिएट करना होगा, उसको हमें फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना होगा, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से आजकल जितने रिएक्टर्स हैं सारे वो यूरेनियम बेस्ड हैं। थोरियम अभी तब भी यूज़ कर पाएंगे जब हम उसको पहले फर्टाइल मटेरियल में तब्दील कर लें, उसके बाद फर्टाइल मटेरियल से फिसाइल मटेरियल में तब्दील कर लें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो आजकल जितने रिएक्टर हैं वो सारे जो हैं, जैसे अगर भारत में देखें तो सबसे पहले तारापुर में 2 रिएक्टर बनाए गए जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं। उसके बाद हमने जितने रिएक्टर्स बनाए सारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जो कि अभी कोटा में हैं, गुजरात में हैं, काकरापार में, नरोरा में हैं, अलीगढ़ के पास उत्तर प्रदेश में, कायगा कर्नाटका में हैं, तमिलनाडु में हैं, कलपक्कम में। ये सारे जो हैं ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। हमने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर भी लगाए हैं जो कि रशिया की सहायता से लगाए गए हैं कलपक्कम में। वहाँ 2 रिएक्टर काम कर रहे हैं, 4 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इस समय हमारे पास हैं। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें कि हम
ऐसा कि करेंगे कि जो यूरेनियम 238 है जिसको प्लूटोनियम 239 में तब्दील किया जा सके और प्लूटोनियम 239 को यूज़ करें। वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहला ऐसा रिएक्टर कलपक्कम में बन रहा है। कलपक्कम तमिलनाडु में चेन्नई के पास में है, वहाँ बन रहा है और शायद अगले कुछ महीनों में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। वाह, मतलब कुछ महीनों की सिर्फ बात है और वो रेडी हो जाएगा। हाँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले फर्टाइल इस शब्द का उपयोग किया। क्या हम लोग हमारी ऑडियंस को ये समझा पाएंगे कि फर्टाइल जो शब्द है इसके एग्जैक्ट मायने क्या होते हैं? फर्टाइल और फिसाइल पदार्थ दो तरह के हैं। फिसाइल पदार्थ वो हैं जिनको हम जैसे वो हैं उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग में ला सकते हैं। फर्टाइल पदार्थ वो हैं जिनको हमें पहले रिएक्टर में इरेडिएट करके न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करके फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना होगा। ओके। थोरियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि फर्टाइल है, फिसाइल नहीं। जो अभी तक सारे रिएक्टर भारत में और पूरे दुनिया भर में यूरेनियम के ऊपर निर्भर इसलिए करते हैं कि यूरेनियम फिसाइल मटेरियल है और थोरियम फर्टाइल मटेरियल है। थोरियम को पहले जो है फिसाइल मटेरियल में तब्दील करना होगा, उसके बाद ही उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो भारत की जो सोच ये रही है शुरू से ही कि हम सबसे पहले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर लगाएंगे, जो लगा लिए हैं और चल रहे हैं। उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे, जो सबसे पहला रिएक्टर जो है अभी निर्माणाधीन है। और उसके बाद जो हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाएंगे। एक 3 स्टेज प्रोग्राम के बेसिस पे हम आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ सोच जो है जैसे जैसे नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्रेस हो रही है उसके बेसिस पे हमें जो जो नई बातें मालूम चल रही हैं। अब ये भी एक सोच है कि हम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर बनाएंगे जिनमें थोरियम शुरू से ही यूज़ किया जा सकता है। उसके बारे में भी BRC में अभी काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उसमें लंबा समय लगेगा क्योंकि काम अभी शुरू ही हुआ है। तो जो थोरियम रिएक्टर्स होते हैं उनमें ऐसी क्या खास विशेषता होती है कि उनको ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना है? वो इसलिए कि सबसे पहले तो थोरियम जो है भारत में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ओके। यूरेनियम हमारे पास उतना नहीं है, थोरियम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो थोरियम क्योंकि ज़्यादा उपलब्ध है उसी को ही आगे लेके रिएक्टर ऐसे बनाने चाहिए जिसमें थोरियम का प्रयोग लाया जा सके। दूसरा, थोरियम जो है उसको अगर हम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर बना के उसमें प्रयोग में लाएं तो उसका एक फ़ायदा ये है कि मोल्टन सॉल्ट जो है वो लो प्रेशर पे रहेगा। जो वाटर बेस्ड रिएक्टर है, वाटर जो है पानी जो है वो हाई प्रेशर में रहता है। जब हम लो प्रेशर सिस्टम बनाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा सेफ रहेगा। उसका रिएक्टर वेसल हमें लो प्रेशर के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, वो भी डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा। और थोरियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ऐसे हैं जैसे हायर थर्मल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा, उसकी वजह से वो ज़्यादा सेफ़ है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हमें थोरियम रिएक्टर्स की तरफ अपने देश में ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे बड़ा थोरियम का लाभ हमारे लिए ये है कि हमारे देश में थोरियम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ओके। जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे रिसर्च के दरमियान ये भी पता चला कि ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये भी आइडेंटिफाई करके स्पीक आउट किया है कि थोरियम जो है उसका जो सेफ्टी चैलेंजेस है वो एक अलग लेवल के हैं कंपेयर्ड टू यूरेनियम। तो उस पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं? हाँ, थोरियम में सबसे बड़ा सेफ्टी चैलेंज ये है कि जब हम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स की बात करते हैं तो जो मोल्टन सॉल्ट इसके लिए अभी तक प्रयोग में लाए गए हैं दे आर फ्लोराइड्स, लिथियम एंड बेरिलियम फ्लोराइड्स। लिथियम एंड बेरिलियम फ्लोराइड्स जो हैं उनका मिक्सर यूज़ किया जा रहा है कि एक ऐसा रिएक्टर USA में बनाया गया था 1970s में जिसमें उन्होंने उसका प्रयोग किया था। लिथियम फ्लोराइड्स एज सच दे आर हाईली करोसिव।
तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे मटेरियल्स को प्रयोग में लाना होगा जो कि करोजन को विथस्टैंड कर सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज थोरियम के प्रयोग में ये है वो मटेरियल यूज़ करना जो कि करोड नहीं हो और बिना लीक किए हुए आगे यूज़ किए जा सके। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, जो मुझे पता चला है वो ये है कि आपने 25 साल R&D में बिताने के बाद फिर एक मैनेजरियल लेवल पे, मतलब एडमिन की तरफ आपने अपना करियर आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्राउंड से आप काम करके वहाँ तक पहुँचे थे, तो वो अनुभव आप जब इस लेवल पे आए तब कैसे आपने उपयोग में लाया, और अब जब आप इस रोल में आ चुके थे तब क्या ऐसा हो गया था कि आपका ग्राउंड में जो रिसर्च करने की आगे की जो रुचि थी उसको कहीं कम समय मिल रहा था? ये एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। मैं जो अपना काम कर रहा था उसमें बहुत खुश था, मुझे हर तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा था। लेकिन एक दिन मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि यस, कि अभी जो है समय आ गया है कि मुझे दूसरी तरफ जाना है। तो मैं जब मुझे ये कहा गया तो कहा कि सोच के जवाब दीजिए। मैं 15 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना जहाँ पर मैं था वहाँ पर मैं खुश था, सारा काम ठीक से चल रहा था। 15 दिन के बाद फिर मुझे कहा गया, तो फिर मुझे समझ में आया कि यस, मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि मैं अभी चेंज करूं। तो उस समय मैंने हाँ कही, लेकिन मुझे उस समय एक झिझक थी मन में। लेकिन ऐसे समय में जब भी मन में झिझक होती है तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं। तो मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हिंदी की एक कविता थी, वो बहुत ही अच्छी लगती थी, एक बूंद। वो एक कविता ये है कि एक बूंद जब बादलों को छोड़ के चलती है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। बादलों को छोड़ती है तो सोचने लगती है कि मैं कहूँ तो पूरी कविता ही सुना देता हूँ, तो प्लीज़ वो अच्छा रहेगा। जी। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या भदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, क्यों पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मतलब ये कविता ये कहती है कि कभी कभी आपको अब उस जगह पे जहाँ पर आप बहुत ही खुश हैं दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे जो अवसर आपको मिलते हैं कई बार आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने इस कविता को याद करते हुए मैंने हाँ कहा, उसके बाद मैनेजमेंट में आ गया। तो जैसे ही दूसरी तरफ आया तो पुराना जो अनुभव था सारा वो बहुत ही लाभदायक था। हाँ, अभी मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, समय कम मिलता था, लेकिन वो अनुभव जो था वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक था। ओके, तो क्या आप अपना कोई ऐसा एक एग्जाम्पल साझा करना चाहेंगे कि उस अनुभव से आपको डिसीजन मेकिंग में कहीं कुछ स्पेशल जानकारी होने के कारण लाभ मिला? सबसे तो एक महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जिसको हम कहते हैं लिटरेचर सर्वे। पूरा सर्वे करते हैं कि पहले किस किस व्यक्ति ने इसके ऊपर काम किया है, उन्होंने क्या क्या पेपर्स लिखे हैं, सारे वो पढ़ते हैं। तो मैंने ये देखा जब आप मैनेजरियल रोल में हों
तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले इस तरह के डिसीजन जो हैं कैसे लिए गए हैं। पुराने जो हैं रिपोर्ट्स जो आपके ऑफिस में मिलेंगी उनमें क्या क्या हुआ है। जिस तरीके से आप लिटरेचर सर्वे करते हैं रिसर्च के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी आप देखिए क्या क्या प्रेसिडेंस हैं इस एरिया में, और जिस तरीके से रिसर्च करते हुए आप डिटेल में जाते हैं, हर एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट की तरफ ही जाइए। तो सबसे पहले तो आप अपने चारों तरफ देखिए, एक 360 डिग्रीज व्यू लेके ही आगे चलिए। तो ये एक पैरेलल है कि जैसे रिसर्च वैसे ही मैनेजमेंट में उसी तरीके से लीजिए, तो हमेशा आपको बहुत ही लाभ रहेगा, बहुत ही सहायता मिलेगी डिसीजन लेने में। मुझे आपने जो अभी उदाहरण बताया उससे एक व्यक्ति याद आते हैं जो अभी हमारे साथ नहीं है इस देश में, रतन टाटा जी, जिनको शायद वो जब ग्रेजुएट होके आए थे तो ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी है कि उनको शुरुआत के 3 महीने या 6 महीने उनको ग्राउंड वर्क पे रखा गया था और उनको यही बताया गया था कि ये आपसे इसलिए आज करवाया जा रहा है क्योंकि आज से 20 साल बाद 30 साल बाद जब आप एक एसी रूम में बैठ के डिसीजन लेंगे तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि ग्राउंड पे जो इंसान काम कर रहा है वहाँ पे क्या हाल होता है उसका। यस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मैं 2 सेकेंड के लिए निशब्द हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि कैसा उन्होंने फील किया होगा और वो उनको उनके डिसीजन मेकिंग में कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा उनके लिए। थैंक यू। सो इससे आगे बढ़ते हुए आपने भारत की जो इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड है उसका एक स्टडी किया था और आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सदस्य भी रह चुके हैं। तो 2004 में जब आपने ये स्टडी किया तो ऐसी क्या विशेष फाइंडिंग्स थी जिनसे आपको ये पता चला कि हमको हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक अलग लेवल पे अभी स्टेप अप करना है? हाँ, जब मैंने मैनेजमेंट रोल में शिफ्ट किया गया तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तरफ मुझे ध्यान देने को कहा गया। उसके बाद मुझे BARC में तो मैं काम कर ही रहा था, साथ में एक पैरेलल रोल DAE में भी दिया गया, DAE सेक्रेटेरिएट में। तो वहाँ जब मैं शुरू किया तो सबसे पहले मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे देश को कितनी चाहिए, इसके लिए एक अध्ययन करने की ज़रूरत है। क्योंकि सब लोग जो दिल्ली में जिस तरीके से एनर्जी पॉलिसी बन रही थी, जो कह रहे थे कि हमारे पास कोयला इतना ज़्यादा है कि हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने उसमें डिटेल में जाना शुरू किया तो ये मालूम चला कि कोयला बहुत ज़्यादा है, और जब ये स्टेटमेंट दी जाती है कई दशकों तक कोयला चलेगा, वो स्टेटमेंट देने के लिए वो ये देख रहे हैं कि इस आज की डेट में हर साल कितनी कोयले की खपत होती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे भारत तरक्की करता है तो ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कोयला ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो कोयला जो है किस तरीके से उसकी हर साल ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो उन्हीं दिनों एक वर्ल्ड बैंक से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो है अगले कई सालों तक 6% पर ईयर GDP बढ़ती रहेगी। तो अगर 6% GDP बढ़ेगी तो 6% ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। या उसके बेसिस पे जो रिलेशनशिप जो है GDP ग्रोथ और एनर्जी ग्रोथ में देखते हुए हमने ये देखा कि अगले कई सालों में ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी और क्या उतनी आवश्यकता के लिए हमारे पास कोयला है कि नहीं। तो डिटेल में गए तो पता चला कि देखो भारत में ग्लोबल जितना कोयला है उसका 6% भारत में है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन 17% है। और जिस तरीके से कोयले की खपत अगले सालों में बढ़ेगी तो कोयला, ये कहना कि कोयला हमारे पास हमेशा ही मिलता रहेगा, वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिपोर्ट हमने लिखी और मज़े की बात यह है कि इस रिपोर्ट को एक कल्पक्कम में फंक्शन था, उसमें
प्राइम मिनिस्टर, जो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने रिपोर्ट को रिलीज़ किया। वाह। ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि भारत के प्रधानमंत्री जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो अनुभव कैसा था आपके लिए? वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद जो है देश में सोचना शुरू किया कि इस रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो उससे गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू किया कि कुछ करना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियर आगे जा सके। यूरेनियम हमारे पास बहुत कम था, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो स्टडी जो मैंने उस समय शुरू की, वो उसके बाद में अभी तक जो है आज तक अगर इस टॉपिक को एनर्जी स्टडीज़ कहें, यूँ करता रहता हूँ। एंड तो फर्स्ट सबसे पहला 2004 में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद अगर पिछले कुछ सालों में कहूँ तो ये एक बात पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में ही कही जाती थी कि ये आप लोगों की स्टडीज़ हैं, कुछ बाहर से भी स्टडीज़ करवाइए, किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी वो देखो क्या कहते हैं। तो फिर वो काम भी मुझे ही दिया गया था चयन करने के लिए किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को। देखिए, तो फिर मैंने पूरा देख के एक एक्सपर्ट को चुना जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है। उनको भी एनालिसिस करने को कहा गया। उनकी भी रिपोर्ट ने यही कहा कि यस, न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। उस रिपोर्ट को 2024 में लास्ट ईयर अप्रैल में दिल्ली में रिलीज़ की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उस रिलीज़ के टाइम पे प्रेजेंट थे, मैं भी प्रेजेंट था। तो ये सब स्टडीज़ को देखते हुए ये मालूम चला कि न्यूक्लियर की जैसे हम आगे जाएंगे बहुत आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने एक 100 गीगावाट बाई 2047 का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। अब उस लक्ष्य की तरफ हमें काम करना है। इंडिया एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट रखनी है तो एनर्जी सिक्योरिटी सरकार को इंश्योर करनी होती है। इस विषय पे सरकार किस तरीके से काम कर रही है? न्यूक्लियर के बारे में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। सो न्यूक्लियर फ्यूल भारत में यूरेनियम के रिजर्व्स बहुत कम हैं। थोरियम तो भी बाद में आएगा उसको, क्योंकि थोरियम को पहले हमें उसके लिए कई काम आगे करने हैं। तो यूरेनियम की कमी है, तो उसके लिए यूरेनियम जो भारत की स्थिति थी, हम यूरेनियम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, जबकि ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। 98 पोखरण टेस्ट के बाद हम उससे पहले ही 1974 के बाद ही कुछ जो वर्ल्ड ऑर्डर बना उसके हिसाब से हम यूरेनियम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो 98 में भारत ने अपना परीक्षण किया न्यूक्लियर वेपन्स का। तो उस परीक्षण के बाद एक बहुत ही अलग से माहौल पैदा हुआ। तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग देशों में गए आपस में उनसे बात करने के लिए। उनको हमने ये बताना था कि हमने क्यों ऐसा परीक्षण किया। एक ग्रुप जो उसमें 98 के बाद बाहर गया, उसमें एक पर्टिकुलर देश के लिए मैं भी साथ में था। उससे हमने सबको बताया कि हमने जो है किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार चाहिए। एंड उसके बाद जो है एक ऐसा माहौल बना कि लोगों ने कहा कि यह भारत की एक मजबूरी है कि भारत को परमाणु ऊर्जा भी चाहिए, जिसके लिए यूरेनियम इंपोर्ट करना है, सुरक्षा के लिए भी सब कुछ तैयार रहना है। तो एक डायलॉग शुरू हुए अलग अलग देशों से। उसमें से एक डायलॉग यूनाइटेड स्टेट्स से था। तो डायलॉग आगे बढ़ता बढ़ता इस स्टेज तक आ गया कि
व्हाट इज़ नोन एज द नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो एक मसौदा तैयार किया गया और उसका जब फाइनल डिस्कशन होनी थी वो दिसंबर 2003 में वाशिंगटन में हुई। उस समय मैं भी इस ग्रुप में था, तो वह मसौदा तैयार किया गया और फिर 14 मिड जनवरी 2004 में उसको रिलीज़ किया गया। इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिलीज़ किया और यूएस प्रेसिडेंट है वाशिंगटन में, मतलब सिमल्टेनियसली दोनों जगह से रिलीज़ किया गया। सो वो दो डॉक्यूमेंट था, द नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें न्यूक्लियर के लिए तो कुछ नहीं था, बट दैट बिकेम ए फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अप फर्दर। वाह। उसके बाद गवर्नमेंट बदल गई, लेकिन उस पर काम होता रहा और उस काम होता रहा, तो उस काम होते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीटिंग्स हुई, हर तरह की बातें हुई। जैसे अप्रैल 2005 में एक डेलीगेशन जो उस समय विदेश मंत्री थे श्री नटवर सिंह जी, उनके नेतृत्व में वाशिंगटन गया, वहाँ बात हुई। उस ग्रुप में मैं भी था उस समय। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जुलाई में। तो 18 जुलाई 2005 को एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई, जिसके अंतर्गत कई स्टेप्स लिखे गए। तो ये हम सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि हमें यूरेनियम चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद 18 जुलाई 2005 की जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, जॉइंट स्टेटमेंट जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री और यूएसए के प्रेसिडेंट के जॉइंटली इशू की, कई स्टेप्स हुए। उसके बेसिस पे फिर भारत और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। साथ ही में तो इस जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो थे, उसमें सबसे पहले यूएसए, फ्रांस और रशिया के साथ किया गया। इन तीनों ग्रुप्स में मैं शामिल था। वाह। और साथ ही में IAEA के साथ सेफगार्ड्स एग्रीमेंट का मसौदा भी तैयार करना था, उसमें भी मैं था। और फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ कि वो अपनी गाइडलाइंस में चेंज लाएं कि भारत जो है इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सके, वो भी किया गया। तो 2008 में जो फिर जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने अपनी गाइडलाइन चेंज की और भारत जो है अभी यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता है अलग अलग किसी भी देश से। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो सब हम फुलफ़िल करके आगे बढ़ रहे हैं। अमेजिंग। मतलब आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे देश के लिए किया है और आप उस कमेटी के एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मेंबर रहे हैं, जिन्होंने बहुत की डिसीजंस में पार्टिसिपेशन किया है। मुझे एज अ साइंटिस्ट आपसे ये पूछना है कि थोरियम के कई सारे लाभ हमें पता हैं। अगर मैं ग्लोबली बात भी करूं तो भी थोरियम के कई हमें लाभ पता हैं, फिर भी यूरेनियम का एक अलग वर्चस्व रहा है। तो इसके पीछे की खास वजह क्या रही है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। यूरेनियम की तरफ हम क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं? पूरा दुनिया में ही यूरेनियम का ज़्यादा प्रचलन है। इसका कारण ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये ऊर्जा के लिए भी प्रयोग की जा सकती है और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में ख़ास करके इस बात का जो प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स हैं, प्रोलिफरेशन विशेषज्ञ हैं, उन्हें डर था कि अगर हम थोरियम बेस्ड सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो एक प्रोसेस होता है रीप्रोसेसिंग, हमें वो करनी पड़ेगी।
पहले थोरियम को इरेडिएट करना पड़ेगा, फिर रिप्रोसेस करके उसमें से यूरेनियम 233 निकालना पड़ेगा, जो कि एक फिसाइल मटेरियल है। अगर सब लोग यूरेनियम 233 निकाल के उसको प्रयोग में लाएंगे तो शायद उसमें से कुछ देश ऐसे होंगे जो उसको न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ डाइवर्ट कर लेंगे। उस डर की वजह से 1977 में प्रेसिडेंट कार्टर ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया, जिसमें ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो रीप्रोसेसिंग को न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए प्रयोग में नहीं लाएगा। तो उन्होंने उससे बैन लगा दिया, जिसकी वजह से जो उनका मोल्टन साल्ट रिएक्टर प्रोग्राम था थोरियम के लिए, वो भी बंद हो गया। लेकिन ये बैन सिर्फ यूएसए में लगा, बाकी फ्रांस में, रशिया में, यूके में लोग रिप्रोसेसिंग करते रहे। लेकिन भारत कभी भी इस दुविधा में नहीं था, क्योंकि हमें ये मालूम था कि हमारा जो है यूरेनियम रिज़र्व हमारे पास बहुत ही कम है, तो हमें थोरियम टेक्नोलॉजी की तरफ ही ध्यान देना है। तो हम शुरू से ही यूरेनियम जो है यूज़ करते, इस थोरियम को यूज़ करने की सोचते रहे, उसकी तरफ हम अभी भी अग्रसर हैं। एक समय ऐसा आएगा जब थोरियम रिएक्टर लगाए जाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि 1977 में यूएसए ने ये डिसीजन लिया था कि हम रिप्रोसेसिंग नहीं करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने एक ब्लू रिबन कमीशन बनाया, ये देखने के लिए कि क्या क्या न्यूक्लियर एनर्जी की चॉइसेस हैं। उस ब्लू रिबन कमीशन की रिपोर्ट 2012 में आई। वो रिपोर्ट जो है वो उन्होंने क्या कहना चाहिए, दे आर एग्नोस्टिक्स टुवर्ड रिप्रोसेसिंग। और पिछले महीने प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि रिप्रोसेसिंग की परमिशन यूएसए में भी होनी चाहिए पावर जनरेशन के लिए, जो भारत जो है शुरू से कह रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अभी पिछले महीने उन्होंने अपने इस डिसीजन को चेंज किया है। तो बहरहाल इसका असर ये होगा कि थोरियम रिएक्टर भी आगे आएंगे, यूएसए में भी उस तरफ जाना शुरू होगा। यूएसए बहुत ही एक हाई पावरफुल देश है, पावरफुल बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो अगर जाएंगे थोरियम की तरफ तो पूरे विश्व में इस तरफ लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोरियम यूज़ होगा और जो आगे जाएंगे जिस तरीके से यूरेनियम आफ्टर ऑल उसके भी लिमिटेड है पूरे ग्लोबल रिजर्व, वो जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा थोरियम लेके लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, पर इसमें एक और महत्वपूर्ण समझने वाली बात ये भी है कि क्या यूरेनियम के वाइड स्प्रेड यूज़ में कोई इकोनॉमिक हर्डल भी है? यूरेनियम के इकोनॉमिक हर्डल यूरेनियम के लिए नहीं है, रिएक्टर्स हैं, थोरियम यूरेनियम मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे यूरेनियम कम होगा, ज़्यादा रिएक्टर बनाएंगे, यूरेनियम की कीमत बढ़ेगी। तो उसकी अगर कीमत बढ़ेगी तो दो बातें हैं। एक तो ये है कि यूरेनियम माइनिंग की तरफ लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे और फिर कीमत कम भी आ सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि और यूरेनियम मिलेगा ही नहीं तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे पहले कि वो स्थिति आए हमें थोरियम रिएक्टर्स की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। और उसी तर्ज पे क्या थोरियम रिएक्टर्स के वाइड स्प्रेड यूज़ में भी कोई इकोनॉमिक हर्डल है? थोरियम रिएक्टर्स में इकोनॉमिक हर्डल नहीं है, लेकिन हमें ऐसे तकनीक डेवलप करने हैं जिससे हम थोरियम को यूज़ कर सकें। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि मोल्टन साल्ट रिएक्टर्स जिसमें लिथियम एंड बेरिलियम फ्लोराइड के बीच में थोरियम मिला के ये प्लस सब फिसाइल मटेरियल मिला के हम रिएक्टर बना सकते हैं। वो फ्लोराइड साल्ट्स जो हैं वो बहुत करोसिव हैं। उस करोजन को कैसे टैकल करना है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरा मानना ये है कि जब हम एक बार वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो शायद थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स शुरू में कीमत ज़्यादा रहेगी, बाद में उनकी कीमत शायद यूरेनियम रिएक्टर से कम हो जाएगी। ओके, आपने जो कीमत की बात की रिएक्टर्स के, उससे मुझको एक महत्वपूर्ण चीज़ जो ये समझ में आ रही है कि
दुनिया के कई देशों ने यूरेनियम रिएक्टर्स के लिए काफ़ी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। और जैसा आपने सही तरीके से कहा कि उसकी क्वांटिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है और मतलब सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा वाला खेल वहाँ पे चल रहा है। पर फिर भी अगर कुछ देशों ने इसमें इतना हेविली इन्वेस्ट किया है तो उससे निकल के सडनली थोरियम पे जाना कितना रियलिस्टिक लगता है आपको? ये सडनली नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। यूरेनियम ये तो है नहीं कि सडनली कल मिलना बंद हो जाए। जैसे जैसे यूरेनियम की सप्लाई कम होगी, लोग थोरियम की तरफ तवज्जो दे के वो रिएक्टर डेवलप करेंगे। तो पहले थोरियम धीरे धीरे शुरू करेंगे, उसके बाद उसके रिएक्टर्स बढ़ते जाएंगे। तो एक ग्रेजुअल चेंज ओवर होगा यूरेनियम टू थोरियम। उसके लिए कितना समय लगेगा ये कहना मेरे लिए इस समय बहुत मुश्किल है, उसका अनुमान लगाना अभी कठिन है, क्योंकि अभी तो यूरेनियम मिल रहा है और अगले कई सालों तक मिलता रहेगा। सबसे पहले तो ये होगा जो यूरेनियम फ्यूल जो है इरेडिएट होकर बाहर आ चुका है रिएक्टर्स के, उसको लोग रीप्रोसेस करके प्लूटोनियम 239 निकालेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे। एक स्टेज वो भी बीच में है, उसके बाद ही थोरियम का यूज़ करना लाजमी होता है। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो सडन चेंज इसका नहीं होगा। भारत ने अपने लिए एक बहुत ही एम्बिशियस गोल रखा है कि 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो तक पहुंच जाएंगे, ओके। ये कहना जितना आसान है, मुझे पता है कि ग्राउंड पे उसको करके दिखाना उतना ही कठिन है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी हम लोग यूरेनियम से एनर्जी ले रहे हैं। आपने जैसे बताया कि भविष्य में हम लोग थोरियम से भी एनर्जी लेंगे, बट क्या हमारे ग्रिड्स इसके लिए पर्याप्त और तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि भारत ने ग्रिड की तरफ पिछले कुछ वर्षों में बहुत ध्यान दिया है। हमारे पास ऑल इंडिया ग्रिड है। पूरे देश के सबसे पहले 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद 5 रीजन्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया है। तो इस समय स्थिति यह है कि हमारे पास ऑल इंडिया ग्रिड है। ग्रिड भारत के हर कोने में पहुंच चुकी है। तो सब तरह के जो न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, इनको इंटीग्रेट करना एक चैलेंज है, लेकिन हम उस चैलेंज को समझ लिया है। उस समझते हुए ग्रिड को कैसे हमें बढ़ाना चाहिए उस पर काम हो रहा है। काफ़ी काम हो चुका और आगे भी काम हो रहा है। तो अभी आपका प्रश्न यह है कि अलग अलग विभिन्न सोर्सेज को यूज़ करना, सोलर, विंड, हाइड्रो, वो कैसे होगा। तो एक इलेक्ट्रिसिटी की एक खासियत है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उतनी कंज्यूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिटवीन सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर होना चाहिए। अभी पहले तो ये था कि डिमांड बदलती थी, सप्लाई कांस्टेंट रहती थी। जब से सोलर और विंड आए हैं आगे, तो अभी सप्लाई भी चेंज हो रही है और डिमांड भी चेंज हो रही है। सप्लाई भी वेरिएबल है, डिमांड भी वेरिएबल है। अब उसको कैसे मिलाया जाए, तो उसके लिए सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है कि हम ग्रिड में स्टोरेज डिवाइसेस लगाएं। स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी बैटरीज, कैन बी हाइड्रो पम्प्ड स्टोरेज। और एक और भी तरीका है जिसकी तरफ हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऐसे हैं जहां हमें इस समय हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, कार्बन यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे हमें हाइड्रोजन यूज़ करनी होगी। तो गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रोग्राम बनाए हैं। तो हम जो ग्रिड पे इलेक्ट्रोलाइज़र कनेक्ट करें ताकि हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है वो हाइड्रोजन जनरेट हो, जब कम है तो बंद कर दो। तो डिमांड और सप्लाई को आपस में बैलेंस करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र दोनों का प्रयोग अगर करें तो हम इसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि जो आपने अभी बताया है बहुत ही यूनिक एक सोल्यूशन है जिसके ऊपर डेफिनेटली आई एम श्योर कि हमारी सरकार काम कर रही है, राइट। आपने थोड़ी देर पहले इस विषय पे चर्चा की थी कि आप
यूएस के साथ जो भारत ने कुछ विशेष ट्रीटीज साइन की थी उसके सदस्य थे। मुझे पता है कि आपको भारत की तरफ से एक न्यूक्लियर डिप्लोमैट ये एक टाइटल दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि न्यूक्लियर डिप्लोमैट ये टाइटल जब मिला था उस समय आप किस भूमिका में कार्यरत थे? आपने भारत को ITER का सदस्य बनाने के लिए क्या योगदान दिया था जिसकी वजह से ये टाइटल मिला था? हाँ, देखो, वो एक क्या करना चाहिए, कोलीग्स ने, दोस्तों ने वो टाइटल दे दिया और मजाक में कहा करते थे। एक स्थिति ऐसी थी 2005 में जब भारत और USA के मध्य जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई। उसके बाद बहुत ही एक्टिविटी जो है सब देशों के साथ बातचीत करना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो मैं हर समय जो है कभी USA से बात हो रही है वहाँ जा रहा हूँ, कभी फ्रांस के साथ डायलॉग करने जा रहा हूँ, कभी रशिया के साथ डायलॉग करने जा रहा हूँ, कभी IAEA के साथ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें होते हुए तो लोगों ने प्यार से कह लीजिए या किसी वजह से कह लीजिए न्यूक्लियर डिप्लोमेट का टाइटल दिया गया। ये मुझे बहुत बाद में मालूम चला कि लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तो अच्छा है, ये गुड रिकॉग्निशन। तो उन दिनों 18 जुलाई 2005 के जॉइंट स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले जो था ये डिसाइड किया गया कि अभी भारत ITER प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रांस के साउथ में ये रिएक्टर को आना था, तो वहाँ एक जो देश उस समय ITER के सदस्य थे उनकी मीटिंग थी। तो हम एक ग्रुप वहाँ से गया DAE से, जिसमें मैं भी था और कुछ हमने इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी साथ में लेके गए कि ताकि बता सकें कि भारत की इंडस्ट्री जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद फिर कई कुछ आगे बढ़ता गया और फाइनली मीटिंग हुई साउथ कोरिया में, जेजू आइलैंड है एक, जेजू आइलैंड में मीटिंग हुई। वहाँ भी उस मीटिंग में मैं गया। तो उसमें डिसाइड ये किया गया कि भारत को ITER प्रोग्राम में एडमिशन मिलनी चाहिए। तो होता यह है कि इन सब मीटिंग में जब आप जाएं तो आपको भारत का जो व्यू पॉइंट है उसको ठीक से रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, जो कि यू कैन से जस्ट कोइंसिडेंस। 2004 में IAEA ने एक ग्रुप बनाया, डायरेक्टर जनरल ने, जिसको कहा जाता था मल्टीलेटरल अप्रोचेस टू न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। उस ग्रुप में कई देशों से उन्होंने कुछ सदस्यों को इनवाइट किया। उसमें कुछ डिप्लोमेट्स थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे। तो भारत से मुझे इनवाइट किया गया, मैं इस ग्रुप का मेंबर था। उसमें शायद 30 के करीब मेंबर्स थे। वाओ। तो उस ग्रुप की मीटिंग्स वियना में होती थी। तो एक एक मीटिंग 5-5 दिन चलती थी। तो शायद 4 या 5 मीटिंग्स हुई थी वियना में। तो वो बहुत ही मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग था और एजुकेटिव एक्सपीरियंस था। उन मीटिंग्स में 5 दिन की 4 मीटिंग, तो 20 दिन में अंदर मेरा पूरा, मुझे न्यूक्लियर के एरिया में डिप्लोमेट्स कैसे सोचते हैं, न्यूक्लियर लॉ क्या है, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, पूरा जो है एक किस्म से ट्रेनिंग हो गई। मेरे लिए एक न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में एक कोर्स बन गया, जिसकी वजह से जब ये 18 जुलाई 2005 के बाद सारा काम शुरू हुआ, मुझे ये काम दिया गया, मैं बिल्कुल तैयार था उसके लिए। और थैंक्स टू डायरेक्टर जनरल IAEA जिन्होंने मुझे उस ग्रुप का सदस्य बनाया। मैंने उसमें भारत का व्यू पॉइंट भी रखा, साथ में मेरी अपनी ट्रेनिंग भी हो गई। तो इस तरीके से मैं एक यू कैन से न्यूक्लियर डिप्लोमेट बन गया। उस ट्रेनिंग की वजह से मुझे न्यूक्लियर लॉ जो है एक अलग ही स्पेशलाइजेशन है, वो मुझे वैसे मालूम चला। तो जेजू आइलैंड में मीटिंग हुई, तो वो भारत का व्यू पॉइंट मैंने रखा। तो उसके बाद भारत ITER का सदस्य बना। एंड उसमें एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अपना एज़ यूजुअल मैंने जब ये हो गया तो मैंने फ़ोन किया
अपने सेक्रेटरी डीएई को, उस समय डॉक्टर अनिल काकोडकर सेक्रेटरी थे, वो मॉस्को में एक मीटिंग के लिए वहाँ गए हुए थे उस समय भारत के डेलीगेशन में। तो वहाँ पर उनको बोला, तो उस मीटिंग में उस समय एनएसए और प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो मैंने तो अपने काकोडकर साहब को बताया था, उन्होंने एनएसए को बताया, एनएसए ने प्राइम मिनिस्टर को बताया। हुआ ऐसा कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंची, ये इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच गई। तो इस बहुत ही लोग हंस रहे थे हम सब लोग कि अच्छा ये तो नॉर्मल चैनल जो है, नॉर्मल चैनल तो उसी तरीके से जाना चाहिए। वो तो उनका अपना प्रोसेस था। एम्बेसडर थे जो कोरिया में हमारे साथ थे मीटिंग में, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बोला, वो लंबा रास्ता था उनके लिए, मेरे लिए रास्ता छोटा मिल गया ये बताने के लिए। ठीक, तो बस इस तरीके से आगे बढ़ते गए। पहले सबसे ईटर में, उसके बाद ईटर की मीटिंग शुरू हुई, तो ईटर का एग्रीमेंट साइन करना था। ईटर का एग्रीमेंट ब्रसल्स में साइन हुआ 2006 के मिडल में, शायद मई या जून में, कभी मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहाँ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक एग्रीमेंट पे हर एक पेज पे इनिशियल करना होता। सबसे पहले वो इनिशियल किया गया, फिर नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काकोडकर साहब ने साइन किया, और उसके बाद इंटरिम ईटर काउंसिल बनी। उसी में मीटिंग हुई, वो भी मैंने अटेंड की वहाँ पर पेरिस में। और तब से लेकर मैं अभी मार्च 2025 तक ईटर का काउंसिल का मेंबर था। वाओ। तो ईटर काउंसिल की कई मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, वो जाके अटेंड करता था। वो सारी पिक्चर्स जो ब्रसल्स में जब एग्रीमेंट को इनिशियल किया गया वो भी मेरे पास अभी है, और पेरिस में जो मीटिंग अटेंड की सबसे पहली, उसके बाद भी जो मीटिंग अटेंड की, कई पिक्चर्स मेरे पास अभी रखी हुई हैं संभाल के। बढ़िया। आई गेस ये आपके लिए एक बहुत ही विलक्षण और संजोने वाला अनुभव रहा होगा, और वो भी इस बात पे कि आप एक इतने बड़े देश का वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, यही एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि ये सब कुछ चल रहा था। तो 2007 में ये डिसाइड किया गया कि ट्रेनिंग स्कूल जहाँ से मैंने बीआरसी में शुरुआत की, उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो जो बैच के ओवरऑल टॉपर्स थे 50 बैचेस के, उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा और प्रधानमंत्री गोल्ड मेडल देंगे। वाओ। तो 31 अगस्त 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बीआरसी आए। एक बहुत ही शानदार फंक्शन हुआ, उसमें गोल्ड मेडल मिला। तो गोल्ड मेडल देते हुए नॉर्मली 50 लोगों को देना है गोल्ड मेडल, जल्दी जल्दी दे के आगे लाइन चलती जा रही थी। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे से बात करना शुरू कर दिया, स्टेज पे बात की और कहा कि आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी लोग हैरान थे कि मेरे से ऐसे दो तीन वाक्य ही कहना प्रधानमंत्री के लिए मेरे लिए वो बहुत अहमियत रखता है। अभी तक याद है जिस तरीके से उन्होंने बात की और बात करते हुए आगे बढ़े। ओके।